गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं पाठ 15 नीलकंठ, जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है। आपको बता दूं, महादेवी वर्मा जी जो थी वो जीव जंतुओं से बहुत प्रेम करती थी। उनकी अधिकतर रचनाओं में आप जीव जंतुओं के बारे में पाएंगे। तो यहाँ पर भी हम कुछ इसी तरह का पढ़ेंगे कि वो किस तरह से, आप देखेंगे कि जीव जंतुओं को बहुत अच्छे से प्यार करती थी, अपने घर में उनको एक अलग स्थान देती थी। अच्छा, केवल वही ऐसा नहीं करती थी, उनके साथ रहने वाले जीव जंतु जो हुआ करते थे वह भी उनसे उतना ही प्रेम करते थे और कुछ इस तरह से नजर आते थे जैसे वह उनके परिवार के ही सदस्य हों। तो आज हम पढ़ते हैं उनकी ही एक रचना जो है नीलकंठ। उस बात को समझाने के लिए, यानी इस पाठ को समझाने के लिए मैंने कुछ बिंदु यहाँ पर लिखे हैं। पहले वो आपको बता देती हूँ। पहला बिंदु है मोर के बच्चों को लाना। दूसरा है चिड़िया खाने में मोर के बच्चों का स्वागत। मोर यथा नाम तथा गुण। नीलकंठ चिड़िया खाने की संरक्षक। नीलकंठ परफेक्ट जेंटलमैन। कुब्जा आई नीलकंठ की खुशियां गई। तो इस तरह से हम इस पाठ में अब आगे देखते हैं कि होता क्या है। मोर के बच्चों को लाना। एक दिन लेखिका के घर में कुछ अतिथि आए हुए थे, जिन्हें छोड़ने यानी उन्हें वापस पहुंचाने के लिए वह स्टेशन तक जाती हैं। वहां पर उन्हें बड़े मियाँ मिलते हैं। बड़े मियाँ उन्हें बताते हैं कि शंकरगढ़ से कोई चिड़ीमार दो छोटे छोटे मोर के बच्चों को पकड़कर ले आया है। कोई उसे मार कर खा न जाए, इसलिए वह उसे उनसे खरीद लेते हैं और वह लेखिका यानी महादेवी वर्मा जी को कहते हैं कि आप इसे अपने पास ले जाइए। चूंकि उन्हें पशु पक्षियों से बड़ा प्रेम था, इसलिए वह 35 रुपए दे करके पिंजड़े सहित मोर मोरनी के जो बच्चे थे, यानी जो बच्चा था, उन्हें ले आते हैं। ठीक है। मोर के बच्चों को लाना। एक बार लेखिका के घर में कुछ अतिथि आए हुए थे। कुछ दिनों बाद जब वह वापस जाने लगते हैं तो लेखिका उन्हें छोड़ने स्टेशन तक जाती हैं। वहां पर उन्हें रास्ते में लौटते वक्त बड़े मियाँ मिलते हैं। बड़े मियाँ उन्हें बताते हैं कि शंकरगढ़ से कोई चिड़ीमार दो मोर के छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर ले आया है और वह अब लेखिका को उन्हें देना चाहते हैं। यानी जो बड़े मियाँ थे वह उन बच्चों को अब लेखिका को देना चाहते थे। वो चाहते थे क्योंकि उन्हें पक्षियों से बड़ा प्रेम था, वो चाहते थे वह भी इनका संरक्षण करेगी, वरना अन्य कोई ले जाएगा तो या तो उनको मारकर खा जाएगा या किसी न तरह की उन्हें हानि पहुंचाएगा। लेखिका का चूंकि प्रेम हुआ करता था बच्चों से, पशु पक्षियों के बच्चों से और पशु पक्षियों से, तो वह उसको ले लेती है और 35 रुपए दे करके पिंजड़े सहित अपने पास रख लेती है। तो इस तरह से मोर के बच्चों को वो ले आती हैं। अगला पॉइंट है चिड़िया खाने में मोर के बच्चों का स्वागत। चिड़िया खाना क्या होता है? जहाँ पर जो है पशु पक्षियों को रखा, जो पक्षियों को रखा जाता है, उसे हम चिड़िया खाना कहते हैं। तो देखिए, कुछ दिन तक मैंने अपने पढ़ने के कमरे में रखा। जो लेखिका थी वो कुछ दिनों तक उन दोनों छोटे छोटे बच्चों को अपने पास अपने कमरे में रखती हैं। बाद में वह उन दोनों को अन्य जीव जंतुओं के साथ ही उसी चिड़िया खाने में रख देती हैं। वहां पर उनका स्वागत कुछ इस तरह से होता है जैसे घर में नव वधू आए हों, यानी नए दूल्हा दुल्हन आए हों, इस तरह से सब उनका स्वागत करते हैं। और बड़ी ही, चूंकि वो बहुत सुंदर थे, मोर के बच्चे थे तो बहुत ही खूबसूरत थे, तो उनको लोग जो वहां पर लोग मतलब जो वहां पर अन्य पशु पक्षी थे वो कुछ एकदम कौतूहल भरी नजरों से देखते हैं, उनका स्वागत करते हैं। वहीं पर लक्का कबूतर उनके चारों तरफ गुटुरगु करने लगता है। उसी चिड़िया खाने में एक कबूतर पाल रखा था जिसका नाम था लक्का। लक्का कबूतर क्या करता है, उन जोड़े के अगल बगल गुटरगु करके नाचने लगता है। वहां पर बड़े बुजुर्ग की तरह एक खरगोश था जो कि उनका निरीक्षण करता है। निरीक्षण करना मतलब ऊपर से नीचे तक उन्हें देखता है कि वह कौन है, कैसे है, कहाँ से आए, इस तरह का निरीक्षण करता है। तोता एक आंख बंद करके उनका परीक्षण सा करने लगा और जो वहां पर तोता था वह एक आंख बंद करके परीक्षण करना अर्थात अत्यंत सूक्ष्म गहराई से उनके बारे में जानने की कोशिश करने लगा। तो इस तरह से चिड़िया खाने में मोर के बच्चों का स्वागत होता है। अगला पॉइंट है मोर यथा
तथा नाम तथा गुण, यानी मोर जैसा नाम वैसा गुण। जो मोर था वो, मोर के बच्चे थे, वो दोनों अपने नाम के ही अनुरूप बहुत ही सुंदर थे। अब उनकी सुंदरता बताते हुए कहा गया है कि धीरे धीरे मोर बढ़ने लगे। मोर के सिर पर कलगी घनी, ऊंची और चमकीली हो गई थी। कलगी जो आपने देखा होगा कि मुर्गे के ऊपर भी लगी होती है लाल रंग की, उस तरह से मोर के ऊपर भी कलगी लगी थी, तो वो आप क्या घनी हो गई थी और अत्यंत सुंदर चमकीली लगने लगी थी। लंबी पूंछ तथा पंखों पर चंद्रिकाओं अर्थात चंद्रमा के आकार के इंद्रधनुषी रंग चमकने लगे थे। आपने देखा जब मोर पंख फैलाते हैं तो चंद्रमा के आकार की उसमें जो आकृति बनी होती है उसमें कई तरह के रंग भरे रहते हैं। जिस तरह इंद्रधनुष में सातों रंग दिखाई, इस तरह ऐसा लगता है कि वहां पर भी सारे रंग विद्यमान हैं। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, गर्दन टेढ़ी करके शब्द सुनना आदि क्रियाओं में सौंदर्य था। मोरनी का विकास उपयुक्त सहचरणी होने का प्रमाण देने लगा। तो यानी कि कहने का मतलब जैसे जैसे मोर बढ़ रहा था वैसे वैसे मोरनी भी उसकी सुंदरता में भी अत्यंत निखार आता जा रहा था और वह भी दिन प्रतिदिन अत्यंत सुंदर होती जा रही थी। अगला है नीलकंठ चिड़िया खाने का संरक्षक। देखिए, नीली ग्रीवा होने के कारण, ग्रीवा मतलब गर्दन, नीली गर्दन होने के कारण मोर का जो नाम था वो नीलकंठ रखा गया, जो कि हमारे पाठ का ही नाम है। उसके साथ हमेशा छाया के समान रहने के कारण जो मोरनी थी उसका नाम क्या रखा गया? राधा। धीरे धीरे मोर चिड़ियाघर के जीव जंतुओं का संरक्षक बन गया, यानी सबकी वह देखभाल करने लगा, इसलिए उसे संरक्षक जैसा माना जाने लगा। वह सवेरे ही खरगोश, तोता इत्यादि को घुमाता और उनके खरगोश के छोटे बच्चों को चोंच से पकड़कर इधर उधर घुमाता और कान पकड़कर ऊपर उठा लेता जब तक वह चिल्लाते रहते। इस तरह से वो सबकी देखभाल करता था और सबके साथ घुल मिल करके रहता था। उसके साथ सभी पशु पक्षी जितने भी वहां पर थे वो सभी चिड़िया खाने के बड़े ही खुश रहते थे। जैसा वो कहता था वैसा ही सब करते थे। कहने का ये मतलब आपको तो पता है कि वो बोल तो पाते नहीं, पक्षी कहाँ उस तरह से बोल पाते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि मानवीकरण अलंकार अपनाया गया है, उन्हें मानव की संज्ञा दी गई है, तो इस तरह से दर्शाया गया कि जैसे वो बोल करके आपस में तालमेल बैठाए रखते थे। जो मोर होता था वो क्या करता था? पंख फैला देता था। मोर के पंख बड़े होते हैं, फैला देता था और उसमें सारे जो छोटे छोटे बच्चे होते थे वो खेला करते थे। वो ऐसा क्यों करता था? ताकि मिट्टी उन्हें ना लगे। नीलकंठ परफेक्ट जेंटलमैन, अगला पॉइंट है नीलकंठ परफेक्ट जेंटलमैन। अब देखिए, मयूर यानी जो मोर होता है वो एक कला प्रिय पक्षी है। उसमें हिंसा बिल्कुल भी नहीं होती, यानी वो बिल्कुल भी हिंसक नहीं होता है, किसी प्रकार की क्षति किसी को नहीं पहुंचाता है। मेघों की सावली छाया में उसके नृत्य में लय ताल रहता है। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा अक्सर कि मोर कब नाचते हैं? जब आकाश में बादल आ जाते हैं तो मोर खुशी से पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। एक बार वह मेरे सामने अर्थात लेखिका के सामने पंख उठा करके सतरंगी छाया बनाकर नाचने लगता है और इस तरह के काम करना उसका रोजमर्रा का कार्य हो गया था, यानी रोज वह इस तरह के कार्य करता था। जब आकाश में बादल आते थे वो पंख फैलाकर नाचने लगता था, खुद भी नाचता था, सारे पशु पक्षियों को भी आनंदित करता था। एक बार मेरी सखी अर्थात लेखिका की जो सहेली थी वह उसे इस तरह से देख लेती है और उस विदेशी महिला ने उसे यानी नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि हर तरह से परफेक्ट है। अगला पॉइंट है कुब्जा आई नीलकंठ की खुशियां गई। कुब्जा आई नीलकंठ की खुशियां गई। जिन बड़े मियाँ ने मोर मोरनी के सुंदर बच्चे जिसका नाम नीलकंठ और राधा था लेखिका को दिए थे, वही एक ऐसी कुब्जा नामक मोरनी को लेकर के आते हैं जिसकी एक टांग थोड़ी टूटी हुई थी। लेखिका उन्हें अपने पास ले आती है, उसकी मरहम पट्टी करती है और उसे अपने पास ही रख लेती हैं। क्योंकि वह थोड़ा सा ठुमक ठुमक कर चलती थी, या ये कह लीजिए कि पैर में तकलीफ होने के कारण लंगड़ा कर चलती थी, तो उसका नाम कुब्जा रखा गया।
वह जो कुब्जा थी वह भी अपने नाम के अनुरूप थी। कुब्जा का मतलब कुटिल होता है, यानी कुटिल स्वभाव की थी, अच्छे स्वभाव की नहीं थी। सबके साथ वह मेलजोल नहीं रख पाती थी। सबसे पहले उसने राधा से दुश्मनी, राधा कौन थी? जो नीलकंठ के साथ मोरनी आई थी वह थी। वह उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन इतनी लड़ाई हुई उन लोगों के बीच में कि नीलकंठ से उन दोनों का झगड़ा नहीं देखा गया और वह जाकर के पेड़ पर बैठ गया। लेखिका उसे बड़े ही पुचकार के, बड़े ही प्यार के साथ पेड़ से नीचे उतार कर ले आती हैं। लेकिन अब वह धीरे धीरे, ऐसा लग रहा था कि इतना प्रताड़ित हो चुका था कि वो उन दोनों के झगड़ों से बहुत ही आहत था। इसलिए वह ऐसा थक हार करके धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। लेखिका को बड़ी चिंता हो रही थी कि ये कैसी चाल इसकी हो गई है, लेकिन फिर भी वह सही से समझ नहीं पाई। उन्हें लगा कि चलो कुछ ही दिन में इन सब का जो है भाव है वो बदल जाएगा और आपस में फिर से मिलजुल करके रहने लगेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद वह देखती है कि नीलकंठ धरती पर पंख फैसारे लेटा हुआ है। वह उसे पुचकारती हैं, बुलाती हैं, लेकिन वह नहीं उठता। उन्हें पता चलता है कि नीलकंठ की मृत्यु हो गई। वह कैसे मरा, क्यों मरा, किस कारण से मरा, इस बात को वो आज तक जान नहीं पाई थी और इस बात को जानने का कोई तरीका उन्हें सही से समझ नहीं आ रहा था। उसके ना तो कोई चोट लगी हुई थी, ना ही उसके बारे में कोई कुछ बता पा रहा था। लेखिका उन्हें ले जाकर के गंगा में प्रभावित कर देती हैं। जो आपने देखा हो, मृत्यु के पश्चात पशु पक्षी हो या कोई भी जीव हो, कोई भी जीव हो, उसका दाह संस्कार किया जाता है। तो इस तरह से वो दाह संस्कार यानी जलाती नहीं है, उसे ले जाकर के गंगा में प्रवाहित कर देती हैं। राधा, जो कि हमेशा उसके साथ एक छाया के समान रहती थी, बिल्कुल बेसुध सी पड़ी रहती है। कुब्जा जो थी वह एक दिन अपने कुटिल स्वभाव के कारण एक कजली नामक जो कुतिया वहां पर थी उससे जाकर के भिड़ जाती है, यानी उससे लड़ाई कर लेती है। तो कुतिया के दांत उस कुब्जा मोरनी को लग जाते हैं, जिससे वो घायल हो जाती है और कुछ दिनों बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब बहुत कोशिशों के बाद भी वह जो है बच नहीं पाती है। तो राधा अब उस पूरे चिड़िया खाने में अकेली थी, यानी उसके जो प्रिय मित्र हुआ करते थे, नीलकंठ था, वह तो उससे पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। तो वह जो है बिल्कुल अकेली सी बेसुध इधर उधर पड़ी रहती थी। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह यहाँ पर कुब्जा अपने स्वभाव के कारण एक हंसी खुशी जो परिवार वहां पर रहता था जीव जंतुओं का, उसमें मनमुटाव पैदा कर देती है और उसमें नीलकंठ की मृत्यु हो जाती है। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसकी घर पर बहुत अच्छे से रीडिंग करेंगे। धन्यवाद।